वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है और ये जो है प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। अब एनसीएफ ने पहले और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए जो है ईवीएस की बुक लगाने के लिए जो है सजेशन क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से ही आगे की कक्षाओं के लिए, थर्ड ऑप्शन आपका कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थियों अपना मतलब जो स्टूडेंट है पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी नहीं है रीज़न। और फोर्थ है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना कि संदर्भ के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ें, ठीक है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। वो जो है आपकी हिंदी, मैथ और इंग्लिश से ही जो टीचर है इन सब्जेक्ट के थ्रू ही ईवीएस के बारे में या फिर आपको जो पर्यावरण वर्ण है उसके बारे में बच्चों को बताता रहे। लेकिन जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ, ठीक है, जब आपके बच्चे जो है 3rd क्लास में आ जाए, तब इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया जाए जो किसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर आपके जो है जो आपको जब आप इसलिए आपका यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु, या फिर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर जो प्रभावी शिक्षण हेतु जो है आपके शिक्षण साधन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, और जब दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो। तो आपका जो ये है तीनों ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। कि वस्तु बहुत बड़ी है तो आप दृश्य और श्रव्य साधन लेकर आ जाओगे, मतलब कोई आप नेचर लेकर आ जाओ, कोई 3D मॉडल लेकर आ जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर आप ये जो सेकंड ऑप्शन है, कोई वस्तु बहुत छोटी चीज़ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो आपको दिखाना है, लेकिन यहाँ तो होता नहीं है जो माइक्रोस्कोप है, तो आप क्या करोगे, उससे संबंधित चित्र लाओगे, ठीक है, या फिर आप जो टीचिंग एड है उनका यूज़ करोगे अपने। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, जब दूर स्थित किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में बताना हो। और कोई चीज़ कोई ऐसी जगह स्थान है जहाँ पर आप बच्चे को भ्रमण के थ्रू भी नहीं लेके जा सकते, तो आप ऐसा दृश्य सेवा साधनों का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन केवल सिर्फ वह शिक्षण सहायक सामग्री है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है? पहला चार्ट, अच्छा पहला ऑप्शन आपका कंप्यूटर, ठीक है, श्रव्य सुन जा सकते हैं। कंप्यूटर तो आपका देखा भी जा सकता है, तो ये नहीं है। दूसरा चार्ट भी नहीं है। टेलीविज़न देखा और सुना दोनों जा सकता है, ये भी नहीं है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है जो 4th नंबर पे है, रेडियो, वही यहाँ ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। और प्राथमिक स्कूलों में आप विज्ञान संग्रहालय बना रहे हो तो उसका सबसे ज़्यादा जो एम या फिर ऑब्जेक्टिव हो क्या होगा? पहला, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना शीघ्रता, ये तो नहीं है। दूसरा, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना। थर्ड है, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, विज्ञान अध्यापन में ध्यान मतलब धन की बचत करना। तो 4th ऑप्शन भी नहीं, और व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर देना ये भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि म्यूजियम तो एक ही बना ना, विज्ञान संग्रहालय, तो व्यक्तिगत शिक्षा की कैसे यहाँ पर होगी? तो ये तो सबकी शिक्षा मतलब सबके लिए है, ठीक है ना। किसी व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना है, ना ही कोई एक व्यक्ति से सीख सकता है, सभी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावी होगी? तब अब औसत से कम 4 बच्चे। अब आपको बताना आप कौन सी व्यू रचना का यूज़ करोगे। पहला, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। दूसरा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ उनको आगे बैठाने की बात की गई है, लेकिन क्या था आगे बैठाने से बच्चा ना समझे, ठीक है, वो एवरेज है। थर्ड ऑप्शन आपका, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। विद्यालय आने से क्या मतलब है? औसत बच्चा तो औसत ही रहेगा जब तक आप अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे और आप उसकी प्रॉब्लम को पता नहीं लगाओगे।
फोर्थ ऑप्शन आपका उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार्य देना, होमवर्क दे दिया आपने, तो जो आपका जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वही यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसको शामिल करेगा? रूपरेखा व डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और प्रश्न लिखना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जब हम आप जो प्रश्न बनाते हैं, जब हम क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं, तो हम ये तीनों प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और फाइनल में तब जाकर आपका एक क्वेश्चन पेपर रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? इस विधि के प्रयोगों से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है, तो इसका ये तो गुण है। दूसरा, निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का स्थायी अंग नहीं बनता, तो ये तो आपका गुण नहीं है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, बालक को में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अंत वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने अथवा तोड़ने फोड़ने में रुचि लेते हैं, पर निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। ये भी गलत है कि सिर्फ अमूर्त चिंतन पर बल देती है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, इससे बालकों की रचनात्मक शक्ति अविकसित ही रह जाती है, तो ये ऑप्शन भी आपको गलत है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इस विधि के प्रयोगों से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला बता दिया जाता है। फॉर्मूला का जब बच्चों को बता दिया जाता है तो वो उसे लगाना सीख जाते हैं, जिससे समय और शक्ति दोनों ही बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है। ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं। इनमें बाह्य अनुक्रियाओं के लिए अवसर दिया जाता है। इनसे छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी आपकी जो शिक्षण मशीनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं के द्वारा, रक्त में मच्छरों के लार्वे के द्वारा आपकी जो मलेरिया की जांच होती है, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे के होते हैं, पता चल जाता है उनके बारे में, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे को मलेरिया। या फिर फोर्थ ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम उपस्थित होगा और इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है उनका? पहला ऑप्शन आपका, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो, अवकाश के समय का सदुपयोग हो, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास हो, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई भी गैस नहीं है? तो आप देखो, जो पौधे निकालते हैं उसे आप लेते हो, और आप क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो पौधे ऑक्सीजन ही निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब हमने ऑक्सीजन ली, हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं और उसे पौधे लेते हैं, अब आपको वो कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं और बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए, नहीं आप सूची बनाने के क्या हुआ, नहीं आप ईंधनों के चित्र बनाने के लिए क्या हुआ, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। तो ना ही आप कक्षा में कुछ नमूने दिखाओगे, आप क्या करोगे, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। एक लघु फिल्म दिखा था छोटी सी, उसमें ईंधनों के बारे में बताया होगा। ठीक है, कि सिर्फ ईंधनों के बारे में कि इस तरीके के ईंधन होते हैं, यहाँ से पाए जाते हैं।
फिर आप जो घर में खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल होता है ईंधन, उनके ऊपर जो है आप चर्चा कर सकते हो कि आप आपके घर में कैसे बनाते हैं, आपके घर में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम जन्मजात होता है, अभ्यास या प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। सही है सेकंड ऑप्शन आपका, मतलब फर्स्ट कंपैरिजन में मुझे सेकंड ज़्यादा सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका, सीखने के द्वारा बालकों को व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, गलत। आपका फर्स्ट भी गलत है और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मैथ पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो उनकी वीडियोज़ भी मतलब जो है वो वीडियो भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपके जो CTET है उसमें क्वेश्चन आते हैं 30-30। इसी के साथ आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी वीडियोस जो प्लेलिस्ट है वो मैंने 2 पार्टों में डिवाइड करा के, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।